नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत आप सभी का NH 24/7 पर। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। शुरुआत करते हैं खबरों की और चलिए दिन भर क्या कुछ खास रहने वाला आपको हम बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट के लिए साउथ अफ्रीका में हैं। सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी हिस्सा ले रहे हैं और इस दौरान कई द्विपक्षीय मुलाकातें भी कर रहे हैं। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका यानी कि IBSA लीडर्स की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से चर्चा कर चुके हैं और इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बॉयकॉट के बावजूद 20वीं G20 समिट के पहले दिन शनिवार को सदस्य देशों ने साउथ अफ्रीका के बनाए गए घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया है। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पीएम के दौरे से जुड़ी हुई। साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने बताया कि सभी देशों का अंतिम बयान और इसका सहमत होना बेहद आवश्यक था, भले ही अमेरिका इसमें शामिल ना हुआ हो। ट्रंप ने आखिरी सेशन में 2026 की मेजबानी लेने के लिए एक अमेरिकी अधिकारी को भेजने की बात कही थी। जानकारी के मुताबिक दक्षिण अफ्रीकी अध्यक्षता ने अमेरिकी अधिकारी को मेजबानी सौंपने के प्रस्ताव को नकार दिया है। अफ्रीकी राष्ट्रपति रामाफोसा आज G20 की अगली अध्यक्षता एक खाली कुर्सी को सौंपने वाले, क्योंकि इसकी मेजबानी अब अमेरिका को करनी है, लेकिन अमेरिका की तरफ से वहां पे कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। अधिकारी छोड़िए, राष्ट्रपति ही नहीं पहुंचे हैं क्योंकि बॉयकॉट कर चुके हैं अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप। इंडिया ब्राजील के बीच बैठक हुई है, कई बातचीत हुई हैं और मेलानी और मोदी की मुलाकात की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गर्मजोशी के साथ पीएम का स्वागत हुआ है, लेकिन G20 समिट की परंपरा टूट गई है। ऐतिहासिक रूप से अलग ये G20 बना था और इस बार G20 समिट में 2 बड़ी परंपराएं टूटी है। कौन कौन सी परंपरा आपको बताते हैं। मेजबानी सौंपने की परंपरा टूट गई है। पहली परंपरा जो इस बार ब्रेक हुई है वो है मेजबानी सौंपने की। G20 की बैठक में हर साल गवेल सौंपने की परंपरा होती है। एक देश दूसरे देश को सौंपता है। ये गवेल अध्यक्षता का प्रतीक होता है। ये लाइव सेरेमनी होता है। पिछले साल की मेजबानी करने वाला देश गवेल सौंपता है। जो इस साल की मेजबान देश को औपचारिक रूप से सौंपी जाती है और ये कहा जाता है कि अब आप अध्यक्षता इस बार करेंगे। दोनों देशों के नेता आमने सामने होते हैं, लेकिन अमेरिका को मेजबानी करनी है, पर अमेरिका वहां पर मौजूद नहीं है। 2024 में G20 अमेरिका ने मेजबानी की थी और इस बार अमेरिका की तरफ से ही राष्ट्रपति ट्रंप शामिल नहीं हुए हैं। साउथ अफ्रीका ने औपचारिक तौर से खाली कुर्सी मेजबानी सौंप दी है। घोषणा पत्र से जुड़ी दूसरी परंपरा भी G20 समिट में इस बार टूट गई है। किस तरह से टूटी आपको बताते हैं। समिट के अंत में एकमत से संयुक्त घोषणा पत्र एक जारी किया जाता है, जिसमें सभी राष्ट्र तैयार होते हैं और इस बार घोषणा पत्र पहले ही दिन सर्वसम्मति से पारित हो गया है, जबकि इस बार अमेरिका ने इसका बॉयकॉट किया था। अमेरिका सदस्य है, लेकिन अमेरिका वहां पर मौजूद नहीं था, राष्ट्रपति उनके मौजूद नहीं थे, बावजूद इसके घोषणा पत्र पास हो गया है, पारित हो गया है। तो G20 समिट में 2 परंपराएं टूटी, लेकिन भारत का दमखम जरूर देखने को मिला है। अमेरिकी अड़चन के बावजूद घोषणा पत्र को मंजूर कर दिया गया है और किस तरह से पीएम मोदी गर्मजोशी के साथ लोगों से गले मिल रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख ही रहे हैं किस तरह से वहां पे भारत ने अपना वर्चस्व दिखाया है। और बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में ACB और EOW ने DMF घोटाला और शराब घोटाले के मामले में आज प्रदेश के कुल 19 स्थानों पर छापा मारा और बड़ी कार्रवाई की है। DMF घोटाले से जुड़े हरपाल सिंह अरोरा, उनके सहयोगियों के ठेकेदार के रायपुर में कार्रवाई हुई है और अंबिकापुर के अलावा कई जगहों पर कार्रवाई की गई है। आपको हम ये भी बता दें कि 19 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा गया है। 18 नहीं बल्कि 19 ठिकाने हैं जिन पर कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के दौरान जब अधिकारी वहां पर मौजूद थे तो भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी उनके आवास के बाहर। अंबिकापुर में, सूरजपुर में, बिलासपुर में, दुर्ग में कई जगहों पर कार्रवाई की गई है और छत्तीसगढ़ में इस रेड से अधिकारी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि जो भी DMF घोटाले से जुड़े हुए थे
चाहे डीएमएफ घोटाले की बात हो, चाहे आबकारी घोटाले की बात हो, जितने अधिकारी इसमें संलिप्त हो सकते हैं सभी सख्ते में आ गए इस कार्रवाई के बाद। तो रायपुर में 4 ठिकाने, बिलासपुर में 2, सरगुजा में 2, कोंडागांव में 1, धमतरी में 1, बलरामपुर में 1 और कुल मिला के 19 जगहों पर दबिश दी गई है। चलिए आपको अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी दिखाते हैं। ये 8 तस्वीरें आप देखिए घोटाले से जुड़ी हुई है, जहां पे कार्रवाई की गई है। जेल में बंद आरोपी अनिल टुटेजा और निरंजन दास के परिजनों के बिलासपुर में 4, रायपुर में 2, दुर्ग में 1 और बस्तर में 1 स्थान पर कुल 8 जगहों पर कार्रवाई की गई है। डिजिटल दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक सबूत खंगाले गए हैं और जांच पड़ताल वहां पर की गई है। दस्तावेजों के साथ ही परिजनों से पूछताछ भी हुई है। जो कार्रवाई अंबिकापुर में हुई उसमें कांग्रेस के एक नेता का भी नाम आ रहा है, जिनसे कांग्रेस के नेता से पूछताछ की गई है और पूछताछ के दौरान क्या कुछ मिला है इसकी जानकारी तो देखिए अब तक साझा नहीं की गई है, लेकिन कुछ दस्तावेज जरूर लेकर गई है टीमें। सभी बरामद साक्ष्यों को जांच में शामिल करके फिलहाल आगे की पड़ताल लगातार जारी है। तो अधिकारियों के यहां पर ठिकानों पर छापा पड़ा है और इसके अलावा कई कांग्रेस के पुराने नेता जिन पर छापा पड़ा है, पूर्व आबकारी आयुक्त के यहां पर भी जांच हुई है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित डीएमएफ और आबकारी घोटाले को लेकर के एक बार फिर से एसीबी और ईओडब्ल्यू का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। प्रदेश के अलग अलग 18 ठिकानों पर आज सुबह से ही रेड कार्रवाई की जा रही। तस्वीरें ये आप देख रहे हैं, ये रायपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर रायपुर में भी अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास के घर पर जो है ईओडब्ल्यू की टीम है, एसीबी की टीम है, वो यहाँ पर पहुंची हुई है। बताया जा रहा है लगभग 5 से 6 सदस्य टीम जो है वो सुबह से ही यहाँ पर रेड कार्रवाई कर रही है। तमाम जो दस्तावेज है वो खंगाले जा रहे हैं। खास तौर पर जो छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला हुआ था उस मामले को लेकर के ये पूरी रेड कार्रवाई की जा रही है, जिसमें अलग अलग दस्तावेज जो है जानकारी के मुताबिक जब्त किए गए हैं, डिजिटल डिवाइसेस जब्त किए गए हैं और पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास से कड़ाई से पूछताछ जो है वो की जा रही है। जिस प्रकार से बहुचर्चित घोटाला है, 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का शराब घोटाला हुआ था, उसमें अलग अलग अधिकारियों की संलिप्तता भी पाई गई थी, जिसके बाद एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रमुख और भी जो लीड्स मिली थी, उस आधार पर आज छत्तीसगढ़ के अलग अलग 18 ठिकानों पर डीएमएफ घोटाले और आबकारी घोटाले से जुड़े मामले को लेकर के लगातार रेड कार्रवाई की जा रही है। रेड कार्रवाई के बाद कई लोगों की गिरफ्तारी भी की जा सकती है और साथ ही साथ कई अहम सुराग और इस पूरे घोटाले से जुड़े नए पहलू जो है वो सामने आ सकते हैं। कैमरा पर्सन अरुण साहू के साथ मोहम्मद सैन, 24/7 रायपुर। इधर देश भर के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे एसआईआर अभियान के बीच बूथ लेवल अफसरों यानी कि बीएलओ की मौतें चिंता का विषय बन चुकी हैं। पिछले 19 दिन में 6 राज्यों में 15 बीएलओ की मौत हुई। मृतकों के परिजनों ने ज्यादा काम और लक्ष्य पूरा करने के दबाव के चलते ही मौत को कारण बताया है। निर्वाचन आयोग की शनिवार की रिपोर्ट कहती है कि बड़े राज्यों में लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को मिली हैं। राजस्थान में जहां पे सर्वाधिक 60.54% फॉर्म डिजिटलाइज हुए, वहीं केरल में सबसे कम 10.58% फॉर्म डिजिटल हो पाए हैं और इसके साथ ही अब तक कुल 98.98% फॉर्म बढ़ चुके हैं। बीएलओ की मौतों पर राजनीति भी काफी तेज हो गई है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में बूथ स्तर के अधिकारियों की मौतों के लिए एसआईआर की प्रक्रिया को दोषी ठहराया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एसआईआर के दौरान बीएलओ की मौत की खबरों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि काम के दबाव में बीएलओ की मौत के जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, वास्तविक संख्या उनसे बहुत ज्यादा है। ये अत्यंत गंभीर और चिंता का विषय है, इस पर सबको ध्यान देना चाहिए। खड़गे ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। बीजेपी सरकार के एसआईआर को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की वोट चोरी बीएलओ के लिए जानलेवा साबित हो रही है। मौत नहीं हुई है, आत्महत्या हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग दबाव डाल रहे हैं और उसमें मजबूरी में बंगाल के तो एक उसने वीडियो उसका पूरा लिखित में दिया उसने सुसाइड नोट पे।
छत्तीसगढ़ में पहली बार देश भर के डीजीपी और आईजी का सबसे बड़ा मंच सजने जा रहा है और 28 से लेकर 30 नवंबर तक नवा रायपुर के IIM परिसर में 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन होगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और तीनों दिन तक रायपुर देश की सुरक्षा रणनीतियों का केंद्र भी बनेगा। किस तरह से, एक रिपोर्ट आप देखिए। पिछले साल 2024 में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस भुवनेश्वर में हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। इस बार छत्तीसगढ़ में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ये पहली बार है जब इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी छत्तीसगढ़ कर रहा है, जिसे राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 से 30 नवंबर तक नवा रायपुर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आयोजित इस हाई लेवल डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। ये इसलिए भी खास है क्योंकि एक महीने में पीएम मोदी का ये दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा होगा। 1 नवंबर को वो राज्य स्थापना दिवस पर रायपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सत्य साई संजीवनी अस्पताल में बच्चों से मुलाकात की थी, जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन किया और राज्योत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए थे। 28, 29 और 30 नवंबर को छत्तीसगढ़ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस होना है। देश के विभिन्न राज्यों में हुआ करता था, ये पहली बार छत्तीसगढ़ में हो रहा है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी दोनों रहेंगे और 3 दिनों तक रहेंगे। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। पूरे देश के पुलिसिंग व्यवस्था को कैसे मॉडर्नाइज किया जाए, कैसे विभिन्न प्रक्रियाओं को संशोधित, परिवर्धित, उन्नत करके कानूनी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए, इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। रायपुर में आयोजित होने वाली इस डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस के दौरान नवा रायपुर का बंगला M01 3 दिनों के लिए मिनी PMO में बदल जाएगा। ये बंगला वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का आवास है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, देश के सभी राज्यों के 70 डीजी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के चीफ और कुल मिलाकर करीब 500 शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। इतने बड़े आयोजन को देखते हुए सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। एनएसजी कमांडोज तैनात होंगे और वीवीआईपी मूवमेंट के लिए 400 वाहनों का बड़ा बेड़ा तैयार किया गया है। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में इन विषयों पर चर्चा, नक्सलवाद से निपटने की नई रणनीति पर चर्चा होगी, आतंकवाद विरोधी अभियान तेज करने पर चर्चा होगी, देश में ड्रग्स तस्करी पर रोक कैसे लगाई जाए, इस पर विचार होगा। ऑनलाइन साइबर फ्रॉड और साइबर सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस में सीमा प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय खतरों पर समीक्षा की जाएगी। राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने पर मंथन होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक का उपयोग करने पर अधिक जोर दिया जाएगा। रायपुर में होने वाली डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों को लेकर रायपुर पुलिस के अधिकारियों की रविवार को बैठक हुई। बैठक में रायपुर संभाग के सभी पुलिस अधीक्षक और अलग अलग संभागों के पुलिस महानिरीक्षक शामिल हुए। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था की स्थिति और कॉन्फ्रेंस से जुड़ी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में पुलिस के सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने कॉन्फ्रेंस से पहले होने वाली व्यवस्थाओं की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ में पहली बार डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। 28 से 30 नवंबर तक 3 दिनों तक यह कॉन्फ्रेंस चलेगी। कॉन्फ्रेंस को लेकर के तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। नवा रायपुर स्थित IIM में यह कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है वो किया जाएगा। वहीं कॉन्फ्रेंस से पहले तमाम सुरक्षा के इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। रायपुर पुलिस के साथ साथ SPG समेत कई सुरक्षा एजेंसियां जो है वो जांच में तैनात रहेगी। साथ ही साथ इंटेलिजेंस की भी जो टीम है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है और लगातार जो वरिष्ठ अधिकारी उनके द्वारा तमाम कार्यक्रम स्थलों का जायजा लिया जा रहा है, सुरक्षा के इंतजाम देखे जा रहे हैं। यह डीजीपी कॉन्फ्रेंस बेहद ही महत्वपूर्ण है। साल में एक बार यह कॉन्फ्रेंस होती है और इस बार पहला ऐसा मौका है जब छत्तीसगढ़ राज्य बने हुए 25 साल में पहली बार यह कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ में हो रही है, जब देश भर के अलग अलग राज्यों से डीजीपी आईजी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी, लगभग 250 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और नवा रायपुर IIM में ये कॉन्फ्रेंस होगी। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे और इसके अलावा समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। नक्सलवाद, आतंकवाद को लेकर के समेत देश की सुरक्षा के साथ साथ अलग अलग कई महत्वपूर्ण विषय जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में एक के बाद एक एजेंडों में रखे जाएंगे, जिन पर चर्चा होगी। कैमरा पर्सन अरुण साहू के साथ मोहम्मद सैन, 24/7 रायपुर।
अगली खबर धमतरी से, जहां पर रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। उन्होंने मितानिन सम्मान समारोह कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और महिला मितानिन की मौजूदगी दर्ज हुई है। धमतरी पहुंचते ही भूपेश बघेल का समर्थकों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मंच पर कांग्रेस के स्थानीय और जिला स्तर के नेता मौजूद रहे। मीडिया से चर्चा में पूर्व सीएम ने एसआईआर और धान खरीदी को लेकर बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा। हमारी मितानिन बहनों का सम्मान आदरणीय भूपेश भैया के यहाँ भी बिसंतीन भाई मोगरा गए एवं श्रीमती सावित्री कोड़ेगांव एम। जी, आज सबसे पहले पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे जितने भी मितानिन बहन हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आज मितानिन दिवस है, साथ ही साथ आज कार्यकर्ता सम्मेलन भी रखा गया है। आज बहुत ही सम्माननीय हमारे मुख्य अतिथि के आसीन में बहुत ही सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कि उनके आगमन हुआ था और उन्होंने पूरा सभा को संबोधित किया। विधायक ओमकार साहू जी के द्वारा मितानिन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और मितानिनों का सम्मान किया गया। मितानिन का गठन सबसे पहले 2002 में गीता देवी सिंह जी जब मंत्री थी तो उस समय सोनिया गांधी की उपस्थिति में इसका गठन हुआ और तब से मितानिन दिवस मनाने का कार्यक्रम चल रहा है। सबको बधाई और शुभकामना। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है नागदा से, जहां पे ट्रेन में किन्नर ने हंगामा किया है। महिला यात्री से मारपीट की है। महिला से पैसों की मांग कर रहा था किन्नर। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। तो बड़ी खबर है नागदा से, जहां पे ट्रेन में पैसे मांगे गए। उसके बाद महिला ने जब पैसे नहीं दिए तो महिला से मारपीट हुई है। तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। घटना का वीडियो सामने आया है। किसी ने सोशल मीडिया पर इसको शेयर किया है, वीडियो रिकॉर्ड किया। वहां पर जब ट्रेन में इस तरह से माहौल बना था तो वीडियो बनाकर किसी ने शेयर कर दिया है। पहले देखिए, मामूली कहासुनी होती है, बातचीत होती रहती है। पैसों की डिमांड किन्नर की तरफ से की जाती है, लेकिन जब महिला पैसे देने से इनकार कर देती तो ट्रेन में किन्नर ने जमकर बवाल काटा। वहां पे हंगामा हुआ। महिला यात्री के साथ मारपीट का आरोप लगा है। महिला से पैसों की डिमांड करने का आरोप है और पैसे नहीं देने पर मारपीट हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। घटना का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं नागदा से। अलीराजपुर के नानपुर थाना क्षेत्र में अवैध धर्मांतरण के मामले ने तूल पकड़ लिया। देर रात पुलिस ने एक मकान पर दबिश दी और बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष वहां पर मौजूद थे, जबकि आरोपी दंपति परमबाई और तेर सिंह कार्रवाई से पहले फरार हो गए। ग्रामीणों का यह आरोप है कि धर्मांतरण की आड़ में गरीब आदिवासियों के साथ ठगी हो रही है। शिकायत करने वाली महिला ने बताया कि आरोपी परमबाई ने धमकी दी थी कि अगर वो प्रार्थना नहीं करेगी तो मर जाएगी। लोगों ने सड़क पर उतरकर इसका विरोध किया, प्रदर्शन भी किया है। बढ़ते विरोध को देखते हुए नानपुर पुलिस ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। यहाँ पर धर्मांतरण करते करते 2007 से चल रहा है यहाँ पे, और काफ़ी टाइमों से यहाँ पे चल रहा है। आदिवासी गरीब लोगों को भेला फुसलाकर बीमार के बहाने लेके आते हैं और इसके बाद में वो क्या है कि मतलब चांदी बोले तो चांदी ले रहे हैं, पावती बोले पावती पैसे खा रहे हैं। करीबन मतलब अलीराजपुर जिले में करीबन 2 करोड़ के समथिंग घोटाला है। इधर बालाघाट के भरवेली थाना पुलिस ने फर्जी आधार सेंटर का एक खुलासा कर दिया। आरोपी को गिरफ्त में लिया। पुलिस ने शिकायत जिसके आधार पर कार्रवाई की। शिकायत ये थी पुलिस के पास कि आरोपी लाइसेंसधारी ऑपरेटर्स की फर्जी बायोमेट्रिक क्लोन तैयार करता है और अवैध रूप से आधार सेंटर चला रहा था। जांच में सामने आता है कि आरोपी मोहसिन खान ने आधार सेवा केंद्रों में मिलने वाले टेंडरों का दुरुपयोग किया। उसने अपने परिवार वालों के नाम पर आधिकारिक टेंडर प्राप्त किए और फिर आवंटित हुई मशीनों को अपने कब्जे में रख लिया। भरवेली में ही आधार सेंटर शुरू कर दिया। आरोपी के कब्जे से लैपटॉप, डमी फिंगरप्रिंट बरामद हुई है। हमें एक शिकायत मिली थी कि एक व्यक्ति जो अधिकृत नहीं है और लोक सेवा केंद्र का कार्य उसके द्वारा किया जा रहा है। तो इस मामले में पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई तो उसमें पता चला कि उसके द्वारा फर्जी क्लोन बना करके जो अधिकृत जो ऑपरेटर्स हैं उनका डेटा, उनका जो आइरिस, आँख का आइरिस है और हाथ का जो फिंगरप्रिंट्स है उनका फर्जी क्लोन बना करके उसके द्वारा ये आधार अपडेशन वाला काम किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट में रेलवे के उस आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें ठेका शर्तों का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए रेलवे ने ठेकेदार पर 10,24,000 रुपए की वसूली निकाल दी थी। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने जांच रिपोर्ट समेत पूरा रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया है। केरला की थारू एंड सन्स कंपनी ने पक्ष रखते हुए बताया है कि रेलवे ने कंपनी को वातानुकूलित कोच में कंबल चादर का वितरण करने का काम दिया था। ट्रेन के एसी कोच में कोच अटेंडेंट ट्रेन में दुर्घटना का शिकार हो गया और उसके मुआवजे के भुगतान के बचने के लिए रेलवे ने ठेका कंपनी को दोषी मानते हुए उक्त राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है। इस आदेश के खिलाफ कंपनी ने ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और दूसरे संवेदनशील मामले पर हाईकोर्ट ने तत्काल फैसला करते हुए आदेश दिया है कि राज्य शासन की एनओसी के बिना अस्पताल किडनी ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दे। हाईकोर्ट ने कहा है कि मरीज मौत के बिस्तर पर है और अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे में देरी ठीक बात नहीं। और इसके साथ ही सुबह सवेरे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए आर24/7 के साथ। नमस्कार।